हेलो बच्चों, सेकंड चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें अपन कुछ टर्म्स देख चुके थे। कौन कौन सी टर्म्स देख ली थी अपन ने? पहली अपन ने बात की थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, चार टाइप के ट्रांजैक्शन देखे थे इसमें: कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। दूसरी अपन ने बात की थी कैपिटल की। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, एक अपन ने पढ़ा था ड्राइंग। अमाउंट विथड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। उसके बाद अपन ने देखा था एसेट्स। लाइबिलिटीज। एक अपन ने और टर्म्स देखी थी अकाउंट। ये 6 टर्म्स अपनी हो चुकी हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। आज अपन जो पढ़ेंगे वो है अपनी टर्म्स नंबर 7, रिसिप्ट्स। ठीक है, बिजनेस में पैसा आता रहता है। मैं सिर्फ आने की बात कर रहा हूँ, रिसिप्ट्स की। तो रिसिप्ट से क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। बिजनेस में जो पैसा आता रहता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं? रिसिप्ट्स। लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट्स के लिए कहा गया एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स इज नोन एज रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स आइदर कैपिटल और रेवेन्यू। इस एक्सेप्ट की गई है आपकी बात। गुड्स को सेल करने के लिए, पर सेल करने से किसी एसेट्स को बेच दिया आपने, उसको बेचने से कोई लोन ले लिया आपने। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस है जिनकी वजह से बिजनेस में पैसा आता रहता है। रिसिप्ट्स आपकी होती रहती है। बेसिकली इन रिसिप्ट्स को 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, वन इज कैपिटल रिसिप्ट एंड अदर वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। सर क्या है कैपिटल रिसिप्ट और क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट? आपका बिजनेस है, बिजनेस में कई रिसिप्ट्स ऐसी होती है जो कभी कभार होती है। ठीक है, और उनका होने का जो पर्पज है, उस पर्पज सिर्फ एक ही है कि आपके बिजनेस को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना। मैं बात कर रहा हूं, आपने कहीं से लिया लोन, आपने बैंक से लोन लिया। लोन क्या बार बार लेते हो? नहीं सर, कभी कभार लेते हैं। ठीक है, एसेट्स थी आपके पास, काम में नहीं आ रही थी, या उसको छोड़ते हैं। लोन की बात करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर की मैं बात कर लेता हूं, वो भी कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। इसमें कैपिटल रिसिप्ट आपका कहने का मतलब वो सब रिसिप्ट हो गई जो कभी कभार, रेयरली हमारे पास आती है। तो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? जिनके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। गुड्स सेल करने से जो रिसिप्ट्स आपके पास आ रही है उनको अपन क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिकरिंग नेचर होता है, बार बार आती रहती है और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट तो बेसिक नीड है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं रह सकता। तो इनमें जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं, पहला दे रखा है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कहा गया एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और लोन टेकन इज ए कैपिटल रिसिप्ट। इट मीन्स क्या क्या कहा गया इसमें? कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बताने की जरूरत नहीं है, नॉन करंट एसेट्स बताई हुई है आपको। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, और दे रखा है लोन टेकन
तो ये सब रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। अरे भाई आपकी फिक्स्ड एसेट्स है सर, फिक्स्ड एसेट्स को तो हम बेचते ही नहीं है, बिल्डिंग खरीद ली उसमें अपना बिजनेस चल रहा है, बिल्डिंग को बार बार थोड़ी ना बेचते रहेंगे। कभी कभार हो सकता है बिल्डिंग का कोई पार्ट आपके काम में नहीं आ रहा हो, आपकी लाइफ में ऐसा एक या दो बार होता है इंसिडेंट, तो उस रिसिप्ट को अपन क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। उस पार्ट को आपने सेल कर दिया, उससे जो पैसा है कैपिटल रिसिप्ट है, ये बार बार होने वाली रिसिप्ट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या कहा गया, एनी अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस के ऑपरेशन से क्या मतलब है, आपकी प्रिंटिंग स्टेशनरी की शॉप है, आपके बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, आप क्यों जाके बैठते हो दुकान पे सुबह सुबह, कि इसलिए जाके बैठते हो कि बैंक से लोन कैसे लेना है, बस ये कोशिश करते रहे, या और पैसा कहां से लेके आए, बिजनेस में कैसे लगाए। नहीं सर, ये टारगेट नहीं है हमारा, है बिजनेस ऑपरेशन का। बिजनेस ऑपरेशन में हमारी एक्टिविटी आती है, हम जाएंगे, जाके चेक करेंगे कौन सा स्टॉक हमारे पास कम है। स्टॉक में आपके पास स्टेशनरी आइटम में कई सारी चीजें हो सकती है, पंचिंग मशीन, स्टेपलर, पिन, पेज, पेपर्स, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, कई सारी चीजें। तो आप चेक करोगे, खरीदोगे आप जो शॉर्ट रहेगा। कस्टमर जब आपके पास आए, उसका आप वेट कर रहे हो, वो आए तो उसको आपको सेल कर देना, ठीक है। जिनको उधार में सेल कर रखा है उनसे पेमेंट लेके आना। तो ये सब क्या है, आपके बिजनेस का ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कई सारे खर्चे भी आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन से जो अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, गुड्स सेल करना मेन हो गया इसका पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट received from sale of goods and services। जरूरी थोड़ी आप गुड्स ही सेल करो, कई सर्विस भी तो सेल करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो, 100 रुपए दिए, उसने आपको देखा, उसका यही बिजनेस है, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही है। पेशेंट्स आएंगे, मैं उनको देखूंगा, वो मुझे फीस देके जाएंगे। तो यहाँ पे उसने क्या सेल किया है, अपनी सर्विस सेल की है। तो ये आप अगर इस टाइप से कोई रिसिप्ट होती है तो वो कौन सी होती है आपके लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी बात कही गई कि जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसको अपन प्रेजेंटेशन के बारे में वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं अपन नॉन रिकरिंग। बार बार होती है क्या कैपिटल रिसिप्ट? नहीं सर, कभी कभार होती है, अभी आपने बताया। रेवेन्यू रिसिप्ट सर, कस्टमर तो रोज आते रहते हैं, रोज पैसा आता रहता है इन सब चीजों से, तो हमें तो ये हो गया आपका रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, बार बार होती रहती है। अच्छा, अब एक बात बताओ आप, कैपिटल रिसिप्ट जो है, क्या इससे प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर, बेसिकली प्रॉफिट डिपेंड तो इसी पे करता है कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, कमाया आपने, उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसको प्रॉफिट से क्या मतलब है? हम बैंक से लोन लेके आए तो इसको हम अपना प्रॉफिट थोड़ी ना मान सकते हैं। बिल्डिंग हमारे काम में नहीं आ रही, कुछ पार्ट बेच दिया, बेच के वो पैसा वापस केस में कन्वर्ट कर लिया, इनकम थोड़ी ना हो गई आपकी। अरे भाई, आपकी एसेट्स थी, दूसरी एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया। आप कह रहे हो बैंक से लोन ले लिया तो इधर आपके पास लायबिलिटी बढ़ी है, तब जाके इधर एसेट्स बढ़ी है। तो आपके पास क्या बढ़ा बिजनेस के पास? बिजनेस की अगर वैल्यू बढ़े तब की हम बात करते हैं। प्रॉफिट का मतलब तो ये होता है 100 रुपए का माल मैंने 200 रुपए में बेच दिया। सिचुएशन क्या होगी आपकी? सर, एसेट साइड में से स्टॉक कम हुआ 100 रुपीज से, एसेट साइड में कैश कितना आ गया आपके पास? 200 रुपीज। एक्स्ट्रा कितनी बढ़ गई आपके एसेट्स? 100 रुपीज से। किसने लगाए हैं? ये किसी ने नहीं लगाए, प्रॉफिट है ये 100 रुपीज क्या है? प्रॉफिट। कैपिटल को बढ़ा दोगे, मालिक पैसा नहीं लगाया मालिक ने, लेकिन आपने कमा के उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, इसको कहते हैं वैल्यू बढ़ना। तो ये सब सिचुएशन किससे होती है? इससे। मोटा मोटी मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेवेन्यू और रिसीव। और प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट की अपन बाद में बात करेंगे। जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है वहां पे एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका काम क्या होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दे देना। तो उस अकाउंट में इसको हम प्रेजेंट करते हैं, जबकि इसका क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है। इसको तो हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड में लिख देंगे। लोन लिया लायबिलिटी है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर लायबिलिटी है, किसी फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल कर दिया उससे पैसा आया तो कोई बात नहीं, इधर कैश आया है आपके पास, इसको आप ऐसे समझो ये आपकी बैलेंस शीट है। प्रोप्राइटर ने पैसा इन्वेस्ट किया, इधर बढ़ गया इधर बढ़ गया, लोन लिया लायबिलिटी भी बढ़ गई कैश भी बढ़ गया, किसी फिक्स्ड एसेट्स को हमने सेल कर दिया कैश बढ़ा दूसरी एसेट्स कम हो गई। फाइनली दोनों साइड आपकी क्या है इक्वल है। ये जितने भी ट्रांजेक्शन है इफेक्ट किस पे आ रहे हैं इनके बैलेंस शीट पे। इट मींस एसेट्स और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है आपकी कैपिटल रिसीप्ट। इसलिए क्या कहा गया प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज ही आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूँ। जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ा आपने सेकंड भी पढ़ा, सर इतना डेप्थ में जाने की हमें क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये थ्योरी आपकी क्लियर हो गई है ना, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, प्रैक्टिकल आपके यूं होते चलेंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब चीज मैक्सिमम पार्ट आप पहले से जान जाओगे। आपको कुछ नया नहीं लगेगा, वहां पे सब कुछ आपको जाना पहचाना लगेगा। अदरवाइज मार्क्स लेने के लिए तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है पढ़ लो, एग्जाम में आप छाप दो, मार्क्स तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटेलिजेंसी का। तो अगर एक्चुअल में चीजें आपके दिमाग में फीड हो रही है कि ये है क्या, तो मजा है पढ़ने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट की बात की थी, कैपिटल रिसिप्ट होती है और दूसरी क्या होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। मेन एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट्स को भेज दिया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर आ गया, लोन ले लिया आपने। रेवेन्यू रिसिप्ट की मैं बात करूं, अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस ऑपरेशन करने से यही होता है। इसका नॉन रिकरिंग नेचर होता है, बार बार लोन नहीं लेते रहते हो आप, जरूरत पड़ी 5 साल में एक बार ले लिया, और पैसे लगाने की जरूरत पड़ी प्रोप्राइटर ने लगा दिया। दुकान खोल के आप एक बार बैठ गए, ऐसे नहीं कि घर पे गए 2 लाख रुपए लेके और दुकान को बढ़ा दिया, कल फिर बढ़ा दिया, डेली का काम थोड़ी ना होता है। तो नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग इन नेचर होती है, सामान बेचते रहते हैं, पैसा आता ही रहता है। प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, और ये कहाँ पे आते हैं आपके P&L में। चलो ये थी आपकी 7th टर्म्स। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस याद रखने की बात है कि अपन अभी तक कितनी टर्म्स पढ़ चुके हैं 7। अब बात करते हैं अपन टर्म नंबर 8। एक्सपेंडिचर। बिना कुछ खर्च किए आप प्रॉफिट कमा लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो आपने टर्म्स पढ़ी है, पढ़ने जा रहे हो, वो क्या है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से मतलब यहाँ पे उन सब बातों से, बेसिकली पेमेंट से है आपका मतलब। आपका पेमेंट यहाँ, आपका मतलब किस बात से है? पेमेंट से। अब हर पेमेंट हमारा एक्चुअल में खर्चा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हर पेमेंट जो है वो एक्सपेंसेस ही हो, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं सर। तो एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में डाला गया है, एक हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हुआ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन कही गई, a payment made or payable for any benefit received or receivable। अगर कोई पेमेंट आपने कर दिया या करोगे किसी बेनिफिट के बदले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में तोड़ा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अब देखना, पहला दिया गया इसमें डिफरेंस फॉर अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं अपन? अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये करते हैं फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल के नाम पे इस पे दिए गए परचेज ऑफ बिल्डिंग and any fixed assets, ठीक है। इसमें कहा गया एग्जाम्पल के लिए सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तीसरा डिफरेंस बताया गया नॉन रिकरिंग, और इसके लिए कहा गया रिकरिंग। फोर्थ डिफरेंस बताया गया अब देखना ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे करते हो आप किस पर्पज के लिए? बेसिकली मैं तो मानता ही नहीं कि ये खर्चे हैं, कोई नहीं मानता, इसलिए इनको क्या कहा गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखना, घर पे कौन कमाने वाला है? पापा, ठीक है, या भैया भी कमा रहे होंगे, चाचा भी कमा रहे होंगे, दादाजी भी कमा रहे होंगे, टोटल मिला के घर में पैसा आता रहता है। अब उस पैसे से हमने क्या किया? बिजनेस बढ़ाने के लिए और सोचा, दिमाग लगाया। एक दुकान थी हमारी स्टेशनरी की, हमने सोचा क्यों ना इस दुकान को बढ़ा के हम एक बड़ा मॉल टाइप बना दें, ठीक है, और बल्क में बेचने लग जाए, या होलसेलर का बिजनेस हम स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? और बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पेस आपके लिए इनफ नहीं है। मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी आपको, फर्नीचर वहां पे और बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर है जो आप कर रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, टाइपराइटर खरीद रहे हो, एयर कंडीशनर लगा रहे हो, ठीक है, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये क्यों किए जाते हैं? फॉर अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपके पास इतना स्पेस है, इसमें आप बिजनेस चला रहे हो, वहीं पे आपने कुछ खर्चा किया और इस स्पेस को इतना बड़ा बना लिया, खर्चा किया, इस खर्चे का बेनिफिट क्या मिला है? आपकी कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। सर बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ेगी तो अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आज मैं बात करूं कि अनिल अंबानी से कंपैरिजन करो मेरा, तो डेफिनेटली उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो वो ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट उसके मुकाबले ये भी नहीं है, तो हम बहुत कम कमा रहे हैं। तो बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कौन सी कैपेसिटी? अर्निंग कैपेसिटी। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर बिजनेस में किए जाते हैं और एक कंपलसरी भी है, मैंडेटरी भी है, इनके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। कंपलसरी तो ये भी है लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन ये जो है ये क्यों किए जाते हैं? फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अगर ये वाले एक्सपेंडिचर नहीं करोगे ना तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा आपका। डे टू डे एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर कैसे? दुकान आपकी खुद की नहीं है, मान लेते हैं किराए पे ले ली, सर नहीं खरीदी हमने बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया, कोई बात नहीं, काम चल रहा है आपका, आप दुकान किराए पे भी ले सकते हो। अगर आपने रेंट का पेमेंट नहीं किया तो क्या आपका बिजनेस कंटिन्यू रह पाएगा? सर पॉसिबल नहीं है। मकान मालिक आएगा और दुकान खाली
करवा लेगा बिजनेस बंद। तो रेंट का पेमेंट करना है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। एक बंदा छोड़ रखा है आपने दुकान में अपनी हेल्प के लिए, उसको आप सैलरी का पेमेंट करते हो। अगर आप उसको सैलरी का पेमेंट नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा, अकेले से आपसे दुकान नहीं संभलेगी सर, वो भी जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो भी जरूरी है, वाटर बिल वो भी जरूरी है। उसके अलावा और कई छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जो रूटीन में उस बिजनेस को घुमाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमें करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑडिट फीस हो गया, अकाउंट्स के कोई चार्जेस हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। मान लो हमें नहीं आता, हमने किसी अकाउंटेंट को हायर कर रखा है तो वो भी कुछ ले जाता है। ऐसे कई सारे दुनिया भर के आपके खर्चे होते हैं। किसी ने माल मंगवाया, वहां तक भिजवाया, किराया अपन ने अपनी जेब से दिया, माल लेके आए, ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगा, माल खरीदने गए, खुद से ट्रेवलिंग के लिए तो बस में चार्जेज या पेट्रोल जला या कुछ भी आपका खर्चा। तो ये आपके कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो क्यों किए जाते हैं बेसिकली सर, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, जो ऑपरेशंस है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो तो हम कभी कभार करते हैं, रेयरली। क्यों करते हैं? इनसे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ जाती है सर। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में कुछ कंटिन्यू तो हम रख लेंगे, लेकिन कंटिन्यू रखने के लिए कुछ इकोनॉमिक सोर्सेज भी तो चाहिए आपको, एक स्पेस चाहिए आपको। बिल्डिंग नहीं है कोई बात नहीं, किराए पे लोगे आप, तो रेंट का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि बार बार आपको उस रेंट का पेमेंट करना पड़ता है हर महीने। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में का पेमेंट आपको बार बार नहीं करना पड़ता। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बेनिफिट मोर देन 1 year within a year। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। बेनिफिट पे आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। एक बार मैंने बिल्डिंग खरीद ली, क्या मुझे रोज खरीदनी पड़ेगी? नहीं सर, अब तो आप 10-15 साल आराम से बैठो, आप कोई झंझट ही नहीं है। फर्नीचर एक बार खरीद लिया सर, बेनिफिट देगा मोर देन 1 ईयर। मशीन खरीद ली, मोर देन 1 ईयर देगा। अगर मैंने सैलरी का पेमेंट किया, कितना बेनिफिट देगा मुझे? सर 1 महीने की सैलरी का पेमेंट करते हैं जनरली, 7 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का। 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा क्या? एक बार मैंने किसी को सैलरी दे दी, क्या 5 साल के लिए तू मेरा गुलाम हो गया, ये पकड़ पैसा? नहीं सर, ऐसा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर ये सर्विस आपको लेनी है एम्प्लॉय वाली, तो आपको बार बार पैसे देने पड़ेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? सैलरी। ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका रिकरिंग नेचर होता है, बार बार आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बेनिफिट जो है वो क्या है? विद इन अ ईयर ही है। 1 साल से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिल जमा करवा दिया, एक बार जमा करवा दिया, बैठ गए आराम से, नहीं अगले महीने फिर बिल आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ फिर आ जाएगा, या 2-2 महीने से आ जाएगा, लेकिन बार बार आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। रिकरिंग नेचर है। बेनिफिट, मैंने बिल का पेमेंट किया तो बेनिफिट मुझे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मिलेगा, इट मीन विद इन ए ईयर ही है ना बेनिफिट। जबकि मैंने पेमेंट किया मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, सर बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस की, नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं करने की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रोज रोज पेमेंट करते रहो आप, ठीक है। एग्जाम्पल की बात अपन ने कर ही ली, बिल्डिंग खरीदना, कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, मशीनरी, और यहाँ पे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, नाम लेना स्टार्ट करो आप तो खर्चे की। बिजनेस अपने दिमाग में सेट करो, कोई भी बिजनेस सेट कर लो, खर्चे अपने आप निकल के आ जाएंगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस वहां पे होते होंगे। एक बात की गई यहाँ पे प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, और ये है प्रेजेंटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस वही बात आ रही है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, क्या खरीदोगे, कहाँ पे करोगे आप? सर आपने कहा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो आपको याद आ रहा होगा ये सब क्या है आपके लिए? एसेट्स है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है ना, जो पेमेंट किया है आपने, किस नेचर का? कैपिटल नेचर का। ये किसके लिए किया है आपने? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। तो एसेट्स तो कहाँ पे जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी, सीधा रिपोर्ट कार्ड में जाएगी। सर ये खर्चे ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपकी एसेट्स नहीं है, ना आपकी लाइबिलिटी है, आपने पेमेंट कर दिया। मैं कहूं कि मेरा टारगेट है 5 मार्कर बेचना, 5 या 5 कार बेचना,
इन कार को बेचने से मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई क्या? नहीं सर, 5 कारें बेचने के लिए हमें कई सारे खर्चे करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय भी लाने पड़ेंगे, मार्केटिंग भी करवानी पड़ेगी, कोई स्पेस भी लेना पड़ेगा जहाँ पे वो कारें हम खड़ी करेंगे, कई सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख रुपए आए, उन कारों को खरीदा था आपने 20 लाख रुपए में, सर माइनस कर दो, 30 लाख बचे। 10 लाख का आपने और खर्चा कर दिया, वो भी माइनस कर दो, अब कितना बचा? 20 लाख। ये आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट किया आपने प्रॉफिट? सर जो भी हमारी रिसिप्ट है उसमें से हमने माइनस किए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कौन से माइनस करने हैं? जो रेवेन्यू नेचर के हैं। पापा घर पे कमा के लेके आते हैं, कमा के लेके आए, मान लो इस महीने या पूरी साल का कमा के लेके आए सर 1 लाख रुपए, ठीक है, ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं मैं, बेसिकली पता है बहुत ज्यादा लाते हो। 1 लाख रुपए कमा के लेके आए पापा घर पे, राशन का खर्चा, हमारी स्कूल की फीस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इन्हीं सबको तो एक्सपेंसेस में काउंट करोगे आप। उस 1 लाख रुपए में से कुछ पार्ट पापा ने साइड में निकाला, 30-40 हजार रुपए बैंक में या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल दिए, या कहीं पे जमीन लेके छोड़ दी, या बिल्डिंग बनवा ली ऊपर वाला माला, तो इसको आप खर्चा थोड़ी ना कहोगे। सर हम मान के चल रहे हैं कि ये तो पैसा बेसिकली हमारे पास ही है, ठीक है, बिल्डिंग हमने बनवा दी तो हमारे पास मकान बढ़ गया ना, जरूरी थोड़ी कैश होता, हमारे पास जमीन आ गई, तो इस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर बोल ही क्यों रहे हैं इसको? हमने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, हो तो एसेट्स आ गई ना बदले में, खर्चा थोड़ी ना हुआ, टर्म्स है, ठीक है, ये टर्म है जो हमें क्या बोलती है कि इसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मेन डिफरेंस इतना सा है, इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर चलेगा, एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है, और जबकि इसका बेनिफिट थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, तो बार बार आपको ये एक्सपेंडिचर करना होगा। प्रेजेंट कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये प्रॉफिट कैलकुलेशन में हेल्प करता है और ये सीधा बैलेंस शीट में चला जाता है, ठीक है। ये है आपके एक्सपेंडिचर। 2 एक्सपेंडिचर की मैंने बात की, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं बात करता हूं, इसी में अलग से मैंने टर्म नहीं बनाई है, इसी में लिख दिया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये क्या है? 2 टाइप देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो बेनिफिट देंगे मोर देन 1 ईयर, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो विद इन ईयर ही दम तोड़ देते हैं, तो बार बार हमें वो एक्सपेंसेस करने होते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जो देखने में आपको रेवेन्यू नेचर के लगेंगे, लेकिन बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर दे जाएंगे। इट मीन्स इनमें से कोई खर्चा ऐसा होगा जो रेवेन्यू में आपका मन करेगा कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है ये, लेकिन बेनिफिट मोर देन 1 ईयर दे जाएगा, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, भाई ऑयल का बिजनेस है मेरा, हेयर ऑयल का, तो ऑयल के छोटे छोटे पाउच मैंने बनवाए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि पब्लिक यूज में लेके देखे, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने छोटे छोटे पाउच बनवाए, न्यूज़पेपर में चिपकवाए और लोगों के घर पे फ्री में जाने दिए, फ्री सैंपल मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। उससे क्या होगा? लोग यूज में लेंगे, लोग इम्प्रेस होंगे, तो मार्केट में जाएंगे, डिमांड करेंगे। तो मैंने बेसिकली क्या किया है? एडवर्टाइजमेंट करवाया। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पंपलेट्स बंटवाते हैं, फ्री सैंपल बंटवाते हैं। आज आपने बंटवाए, अब ऐसे तो है नहीं कि उसको सब फ्रेम करवा के रख लेंगे कि बस अगले बंदे को कई मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देना है, हम देख रहे हैं उसके प्रोडक्ट को, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार देखेंगे देन यूज में ले लेंगे, काम खत्म। तो हो सकता है कस्टमर एक बार इंप्रेस होके आना स्टार्ट कर दे। तो एडवर्टाइजमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बार बार हमें करवाना ही होता है। एक एडवर्टाइजमेंट आपने ऐसा किया कि एक बड़ा वाला होर्डिंग बनवाया, ये जो अपने पुलिया हैं, जो जोटवाड़ा पुलिया हैं या कोई और पुलिया है, इनके पास में आपने देखा होगा लोहे के बड़े बड़े पिलर्स हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीन है जिनमें लाइटें भी जलती है रात को। ऐसा कुछ आपने कर दिया, देखा है?
एक की कॉस्ट क्या आती होगी सर, बहुत महंगे पड़ते होंगे ये तो। ऊपर से फिर कई सारे चार्जेस गवर्नमेंट को भी देने होते होंगे, क्योंकि रोड पे लगा के बैठे हैं वो, तो गवर्नमेंट से भी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ फीस वीस होती होगी, वो भी पेमेंट करते होंगे। अब इस एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पे डालें? इस लेवल पे अगर किसी बंदे ने एक्सपेंडिचर किया है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर किया है, अब तो ये तो रेवेन्यू लग रहा है, लेकिन वो बोर्ड एक बार लग गया तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा नहीं है। या हमने अमिताभ बच्चन को कहा कि हमारा जो हेयर ऑयल है नवरत्न, इसका आप ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आप बन गए इसके ब्रांड एम्बेसडर। इट मीन्स हम आपको वन टाइम 5 करोड़ रुपए देंगे और आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे 5 साल तक। आपने जो एड बनाया है, जो रिकॉर्ड किया है, अब अमिताभ बच्चन बोलेगा यार मेरे नाम से आप कब तक कमाते रहोगे, मैंने एक एड शूट कर दिया, आप क्या लाइफ टाइम उसको चलाते रहोगे? आप नहीं चला सकते। एक एग्रीमेंट होता है कि इतने टाइम तक आप मेरा एड चला सकते हो। इट मीन्स मैं एड करूंगा, रिकॉर्ड जितने आपको करने हैं उतने कर लो, लेकिन कंटिन्यू कितने टाइम तक मार्केट में दिखा सकते हो, इतने टाइम पीरियड तक। तो एडवर्टाइज मैंने 5 करोड़ रुपए दिया अमिताभ बच्चन को, सर बड़ा अमाउंट दिया है आपने, तो ये अमिताभ बच्चन है, बेनिफिट भी मिलेगा उसके एड करने से। और उसने कहा 5 साल तक आप मेरा ये टीवी पे चला सकते हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर, इसको आप क्या कहोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर दोनों का सा टेस्ट आ रहा है इस एक्सपेंडिचर में। जब दोनों का सा टेस्ट आए तो उस एक्सपेंडिचर को अपन डालते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कहां पे डालते हैं उसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर डील कैसे करेंगे इसको? तो इसके बारे में कहा गया, इफ बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकॉर्डिंग ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो ओवर ए ईयर चला जाता है तो उसको आप क्या कहोगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल दोगे। सर ट्रीटमेंट कैसे होगा? बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, मींस बैलेंस शीट में इनको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो बीच की सी बात हो गई है, ना कैपिटल ना रेवेन्यू, बट इनको फिर इधर डाला गया या इधर, तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस, खर्चा। सर थोड़ी देर पहले तो आपने जो एक टर्म्स अपन ने पढ़ी थी एक्सपेंडिचर, वो था एक्सपेंडिचर। बेसिकली आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसको क्या कहा गया? एक्सपेंडिचर। चाहे आपने बिल्डिंग खरीदी उसको भी क्या कहा गया? एक्सपेंडिचर। अभी अपन बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कुछ ही नहीं, खास नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको अपन क्या कहते हैं? एक्सपेंस। एक्चुअल में खर्चा वही होता है आपका, सैलरी का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, ऑडिट फीस का पेमेंट किया, स्टेशनरी आइटम्स यूज में ले लिए, ठीक है, वाटर बिल का पेमेंट किया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कई सारे आपके खर्चे हैं जो आपने पेमेंट डे टू डे लाइफ में करते रहते हो, उनको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर का मीनिंग बेसिकली जो इंटरनली निकल रहा है वो निकल रहा है पेमेंट से। तो दो टाइप से आप पेमेंट कर सकते हो, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, जो आपने देख ली है अभी अभी। एक्सपेंस किसको कहा गया? जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है उनको अपन अलग से क्या कह सकते हैं? एक्सपेंसिव। तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नोन एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ये हेल्प करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अभी मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ प्रेजेंट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स ये हेल्प करते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। अब छोटी छोटी टर्म्स है, फटाफट आपकी होती जाएगी। नेक्स्ट टर्म है आपकी इनकम।
जिसके लिए बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो इनकम के लिए कहा गया रेवेन्यू में से माइनस कर दो आप एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेज कर दो आप माइनस। भाई अकेला खर्चा थोड़ी ना होता है, कई सारे खर्चे होते हैं, इसलिए मैंने एक्सपेंसेज लिख दिया। रेवेन्यू में से जैसे ही एक्सपेंसेज माइनस करोगे